सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा विद दीक्षा चैनल। तो जैसा कि हमें अब तैयारी करनी है लीगल, इसमें जो चैप्टर है हमारा लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, उसकी हमें तैयारी करनी है और ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं मानती हूँ, हर कोई मानता है ये डिफ़िकल्ट है। उसके लिए एक सोल्यूशन है, वीडियोस देख लो। इन वीडियोस को अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो कि भैया सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है, दोनों के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अनअटेंड मैंने छोड़ रखा है, यहाँ पे दोनों के लिए है। अगर आप कुछ भी कोई काम कर रहे हैं तो मैं ये मानती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो ऐसा कहानी सुन ली ना, आपके दिमाग में सही में कॉन्सेप्ट चले गए हैं, आप पेपर लिख कर आ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको 2 से 3 बार भी देखने का अगर आपको टाइम मिल जाता है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपकी जो टर्मिनोलॉजीज इसमें आप यूज़ करने वाले हो ना अपने आंसर्स में, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ द आंसर जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो कोशिश करो, कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो, कान में लीड लगाओ, सुनते जाओ। कुछ भी काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, नहीं सुन सकते, कान में लीड लगाओ, जेब में फ़ोन रखो, सुनते जाओ। बस मेरी वीडियोस को ये बारी देखते जाओ, 101% गारंटेड है। कहानी के साथ इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको बुक खोल के देखनी नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी चैप्टर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट जो है डाल चुकी हूँ, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसमें रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था, कवर क्या की कॉन्ट्रैक्ट कहते कैसे हैं, क्या रूल्स हैं और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा था। इसमें हमारे और टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ हैं कहानी की तरह, समझ आएंगे, हंसते खेलते कर जाओगे। ठीक है, ऑफ़र है, सीधी सी बात है। ऑफ़र क्या होता है, काइंड ऑफ एक हमारा प्रपोजल हम कह सकते हैं, वो हमारा ऑफ़र होता है। ठीक है, सो व्हेन वन पार्टी कम्युनिकेट्स देयर विलिंगनेस टू परफॉर्म विद एमिंग टू ऑब्टेन अदर पार्टीज एग्रीमेंट, वो हमारा ऑफ़र होता है कि भैया एक तो कम्युनिकेशन की गई है, एक विलिंगनेस है कि वो काम करने की इच्छा है। ठीक है, और सामने वाले पर्सन की एग्रीमेंट भी ली गई है, तो वो ऑफ़र है। 3 चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू परफॉर्म एंड अदर पार्टीज एग्रीमेंट। ठीक है, वो आपका ऑफ़र कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, एक पर्सन ने पार्टी में, एक बॉय ने लड़की से डांस करने के साथ ऑफ़र किया। उसने किया, उसकी विलिंगनेस थी, भैया मैं लड़की के साथ डांस करूँ। ठीक है, और उसने कम्युनिकेट किया ये लड़की को जा करके। ठीक है, और उसके बाद उसने अग्रीमेंट सीख करा। ऐसे ही नहीं लड़की को खींच लिया डांस करने के लिए, नहीं, उसने अग्रीमेंट सीख करा कि उससे जाके पूछा कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे, तो वो हमारा ऑफ़र है। आई होप क्लियर हो गया होगा। की कंपोनेंट्स ऑफ ऑफर्स में क्या आता है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब इच्छा होनी ज़रूरी है, कम्युनिकेटेड टू अनदर पर्सन एंड इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट और द एग्रीमेंट। हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम सामने वाले बंदे से एग्रीमेंट अटेन या रिक्वेस्ट करें। ठीक है, तो हमारी की कंपोनेंट्स ऑफ ऑफर हो जाता है। ठीक है, पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, ऑब्वियसली ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर वो होता है जो ऑफ़र इनिशिएट करता है। ठीक है, एंड ऑफरी वो होता है जिसको किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले केस में बॉय जो है हमारा ऑफरर हो जाएगा, और जो गर्ल है जिसका डांस करने के लिए बात हो रही है वो ऑफरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रूल्स फॉर द वैलिड ऑफ़र। रूल्स क्या क्या है, ठीक है। अब जो वैलिड ऑफ़र है वो एक्सप्रेस और द इम्प्लाइड ऑफ़र होना चाहिए, मतलब उसमें या तो क्लियरली स्टेटेड वर्ड्स होने चाहिए या कुछ सर्कमस्टेंसेस बेसिस पे इम्प्लाइड होना चाहिए। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें बता देती हूँ। इम्प्लाइड होता है कि आपने एकदम क्लियरली एक्सप्रेस तो नहीं किया, ठीक है, स्टेट नहीं किया वर्ड्स में उस चीज़ को, बट वो कहीं ना कहीं मान लिया जाएगा कि आपकी वहाँ पर सहमति है। ठीक है, वो हमारा एम्प्लाइड ऑफर आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, वो हमारा एम्प्लाइड में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लीगल कंसिक्वेंसेस। लीगल कंसिक्वेंसेस होने चाहिए ऑफर के साथ, हमारे लीगल कंसिक्वेंसेस होने, लीगल रिलेशनशिप भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स, कि उसमें टर्म्स जो है वो सब कुछ सर्टेन हो, कि अगर जैसे सीधी सी बात है, कोई भी ऑफ़र है यहाँ पर कि मैं आपको इतना पैसा ये काम करने पे दे दूंगा, अगर ये ऑफ़र है तो क्या कितने पैसे, कौन सा काम कब करना है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फोर्थ आ जाता है स्पेसिफिक और द जर्नल ऑफ़र। स्पेसिफिक भी होता है, जर्नल भी होता है। स्पेसिफिक होता है जब हमारे को डिफिनेट इंडिविजुअल के लिए हम वो ऑफ़र करते हैं। ठीक है, कि किसी एक बंदे के लिए हमने वो ऑफ़र जो है वो पब्लिश किया।
जब हम ओवरऑल पब्लिक के लिए करते हैं वो हमारा जनरल ऑफर में आ जाता है, ठीक है। उसके लिए रेफरेंस अगर आप देना चाहो अपने आंसर को बताने के लिए अच्छा सा, तो ये है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रमोशंस के लिए कार्बोलिक स्मोक कंपनी जो थी उसने बोला था कि जो भी इन्फ्लुएंजा और ये बीमारी चल रही है उस बीमारी को में अगर हमारी दवाई किसी ने खा ली तो उसकी बीमारी जो है कुछ सर्टेन पीरियड में ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो उसको $100 जो है, सॉरी €100 जो है वो दिए जाएंगे, ये उसने क्लेम किया था। तो कार्लिल एक पर्सन है, उसने दवाई खाई और उसकी प्रॉब्लम जो थी, जो बीमारी थी वो दूर नहीं हुई। तो उसके लिए उसने फिर क्या मांगा कि €100 जो है वो मांगे, और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने भी कार्लिल को ही, मतलब कार्लिल के फेवर में ही उन्होंने अपना जजमेंट दिया था, ठीक है। तो आप ये देना चाहते हो तो ये भी एक एग्जांपल है, इजीली याद हो जाएगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर में आता है नॉट इटसेल्फ कैपेबल ऑफ द एक्सेप्टेंस। मतलब अगर आप इनवाइट कर रहे हैं ना ऑफ़र के लिए, तो आप ये मत समझो कि किसी ने ऑफ़र दिया है तो वो हम खुद से समझ रहे हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी, एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफ़र में ये आता है कि जब उसकी अग्रीमेंट, जो सामने ऑफरी है उसकी अग्रीमेंट अचीव होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल एंड द फॉर्मल ऑफर, और इसमें यहाँ पे नॉर्मल और फॉर्मल ऑफर में भी डिस्टिंग्विश होना चाहिए। हेयर द ऑफरर इज सीकिंग टू हैव द ऑफर फ्रॉम द ऑफरी सच एज IPOs कोटेशंस रेज। मतलब इसमें क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि जैसे कि ना मैंने ये किया, खुद से मैं ऑफ़र के लिए इनवाइट कर रही हूँ, मैं खुद से ऑफ़र जनरेट नहीं कर रही, बट मैं ऑफ़र चाहती हूँ कि कोई और मेरे को ला के दे, तो उसके लिए मैंने इनविटेशन थ्रू किया। तो उसके लिए क्या करेगा, मैंने जैसे कुछ भी चाहती हूँ तो उसमें मैं खुद से नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि मेरी एक्सेप्टेंस है ही है, ठीक है। और ये मेरा नॉर्मल और फॉर्मल ऑफ़र में डिस्टिंग्विश होता है। साथ में ये आता है कि IPOs और कोटेशन रेज जैसे चीज़ें होती हैं, वो मेरा काइंड ऑफ अ इन्विटेशन ऑफ द ऑफ़र है। मतलब मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे ऑफ़र दे, मुझे बिड दे कि मेरे जो भी ये शेयर्स हैं वो कितने में वो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। या कोटेशंस है, मुझे कोई अपने घर के लिए सामान वगैरह लेना है, या कुछ मेरे को अपने कंपनी के लिए सामान वगैरह लेना है, तो मैं जैसे वेंडर्स के कोटेशंस मंगवाऊंगी, वो मेरा क्या किस में आ जाएगा, इन्विटेशन टू ऑफ़र में आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफ़र है वेयर द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी फॉर देयर वैलिड एक्सेप्टेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। कि जब हमारा जो भी कम्युनिकेशन जो ऑफ़र है उसमें सीधा हमारी जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि ऑफरी से वैलिड एक्सेप्टेंस मिल जाए उस ऑफ़र के लिए, ठीक है। जैसे लालमैन शुक्ला एंड गौरी दत्त 1919, ठीक है। ये केसेस मैंने थोड़े से बीच में रखे हैं कि अगर आपको याद हो जाते हैं बार बार वीडियोस देखने से, तो आप ये अच्छे से लिखाओ, जिससे ऑब्वियसली आपके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो भी चेकर होगा वो ये समझ लेगा कि बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ ऑफर है, स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए, स्पेसिफिक सेट ऑफ द एक्शंस होनी चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, शुड हैव एक्सेप्टेंस विद अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें जो है वो ईजिली हमें समझ आ गई होंगी कि भैया सारे जो भी कंडीशंस ऑफर के वो हमारे एक तरीके से क्लियर होने चाहिए, टाइम, एक्शंस, टर्म्स, एक्सेप्टेंस, सब कुछ हमारे उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस ऑफर्स होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ द ऑफर could not be a contract as it ignores us by the simultaneously offers। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात ही, एक ऑफ़र एक बंदे ने दिया कि तू ये काम कर दे, मैं तेरे को 100 रुपये दे दूँगी। उसने बोला तू ये काम कर दे, मैं तेरे को उसके बदले 200 रुपये दे दूँगा। फिर उसने फिर से एक बात बोली कि तू ये काम कर दे, मैं उसके बदले तेरे को 300 रुपये दे दूँगी, ठीक है। अब क्या है, हम बस यहाँ पर बिडिंग कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम उस ऑफ़र को चेंज करते जा रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बट वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस ऑफर्स, कि एक ऑफ़र के ऊपर फिर से ऑफ़र, फिर ऑफ़र के ऊपर फिर से ऑफ़र, ठीक है। लैप्स एंड द रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। अब यहाँ पर ये है कि लैप्स और रिवोकेशन कैसे हो जाता है ऑफ़र का, मतलब यहाँ पे कहने का है कि ऑफ़र कब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये लैप्स हो जाता है। सो इसमें क्या क्या रीजंस हैं, लैप्स ड्यू टू द टाइम की वजह से हो गया, कोई एग्जीक्यूशन टाइम जो था वो लिखा हुआ था कि इतने से इतने तक अगर आप आओगे तो आपको सेल मिलेगी, नहीं तो हमारा तो ऑफ़र ख़त्म हो चुका, भैया अब सेल नहीं मिलेगी, तो वो हमारा क्या केस हो गया, लैप्स ड्यू टू द टाइम। लैप्स ड्यू टू द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जैसे बहुत अच्छा सा यहाँ पर है कि जैसे हम मीम की तरह समझ सकते हैं
कि तू बता दे तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, ठीक है। और उसने लास्ट में बोल दिया अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तू मुझे मेरी गली में आके मिलेगी, ठीक है। बट उसने जब एक्सेप्टेंस दी उसने फ़ोन पे दे दी रेदर देन उस गली पे आके, तो वो चीज़ वो नहीं माना, ठीक है। मतलब एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जो एक्सेप्टेंस थी ना, उस जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस था वो चेंज हो गया। उसने बोला लेटर लिख, उसने कॉल कर दिया, तो वो ऑफर भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्सेप्टेड बट विद अनदर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है लैप्स ऑफ रिजेक्शन। अब क्या हुआ, सॉरी लैप्स बाय रिजेक्शन, कि रिजेक्शन हो गया, ठीक है। काउंटर ऑफर हुआ या कंडीशन एक्सेप्टेंस हो गया किसी भी रीज़न से, मतलब काउंटर ऑफर हो गया या कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, किसी भी रीज़न से उस ऑफ़र में अल्टरेशन हो गई, उसकी वजह से लैप्स बाय द रिजेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। लैप्स बाय द डेथ और द इनकैपेसिटी, या तो ऑफरी की या ऑफरर की, किसी की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, मतलब अनसाउंड हो गया कुछ कोई, या इंसॉल्वेंट हो गए, तो तब हमारा ऑफर जो है वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ द ऑफर हो जाएगा, ऑफरर रिवोक्स और विड्रॉ बिफोर इट्स गेट एक्सेप्टेड। जो ऑफरर होता है वो जो ऑफ़र है वो खुद से रिवोक कर सकता है, ठीक है। ये विड्रॉ कर सकता है अगर वो एक्सेप्टेंस से पहले के केस में, ठीक है। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, अब ये क्या है, जब आपने कोई भी कंडीशन जो थी, जो भी ऑफ़र की थी, वो आपने फुलफ़िल नहीं करी, तब वो रिवोक हो जाता है, ठीक है। लैप्स ड्यू टू द इलीगलिटी और द डिस्ट्रक्शन, अब क्या हुआ कि कोई इलीगलिटी हो गई या कोई कुछ गलत काम आपने कर दिया, उसकी वजह से भी लैप्स हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, वेयर ऑफरी सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है वो हमारी एक्सेप्टेंस कहलाती है, ठीक है। रूल्स ऑफ कंसर्निंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, अब उसमें वैलिड एक्सेप्टेंस कब हमारी होगी, एक्सेप्टेंस बाय द इंटेंडेंट पार्टी, ठीक है। मतलब जिससे हम, मतलब जो ऑफरी है वही एक्सेप्टेंस दे तभी माना जाएगा, कोई उसके बिहाफ पे बोल दे नहीं 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 जी चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट होना चाहिए, या तो मतलब जो ऑफ़र है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करना है, या तो उसमें से आपको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। पार्शियली नहीं चलेगा कि हाँ इतने आप पैसे दे रहे हो ये तो ठीक है बट मैं आपको काम इतना ही करके दूंगी, नहीं जी, ऐसा कोई अल्ट्रेशन नहीं चलेगी, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो होती है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, अगर उसने हाँ बोला है तो ही आप हाँ समझेंगे, उसकी ना में हाँ समझने वाली गलती आप नहीं करेंगे। फोर्थ आ जाता है हम कि कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, कि जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन पूरी पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डीम कर लिया कि हाँ वो तो हाँ ही बोलेगी या वो तो ना ही बोलेगा, आप खुद से नहीं कुछ भी कर सकते, कम्युनिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए पूरी, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि टाइम जो एक्सेप्टेंस है वो टाइमली एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बात हुई तो 1 साल पहले थी अब तो सब कुछ काम हो गया और उसके बाद एक्सेप्टेंस हो रही है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेड आर टेलीफोन ऑल्सो कंसिडर्ड एज लीगली वैलिड एंड हैव सम कंडीशंस टू बी मेट जस्ट एज एन एडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग और द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब टेलीफोन में भी कोई ऑफर है उसकी कम्युनिकेशन होती है उसको भी लीगल वैलिड माना जाता है, उसमें भी सारी कंडीशंस होती हैं जो भी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी हैं, ठीक है। बस उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि उसमें रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं या MOMs वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो कोई भी टेलीफोन के ग्लिच होने पर या कोई भी इंटरनेट इश्यूज़ होने पर या किसी भी वजह से अगर एक्सेप्टेंस या ऑफ़र में कुछ भी आवाज़ ढंग से क्लियर नहीं हुई थी तो उसमें जो भी कोर्ट जो भी जजमेंट लेगा वो माना जाएगा, ठीक है। डेट कुड बी इन फेवर ऑफ ऑफरर एंड ऑफरी, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पे एक स्पेशल एडवाइस होती है कि रिकॉर्डिंग हो या डॉक्यूमेंटेशन हो। डॉक्यूमेंटेशन या तो ऐसे आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जैसे करते हैं ऑफिस की जो मीटिंग्स होती हैं उसके बाद हमारा क्या होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो सर्कुलेट हो जाता है या कंफर्मेशन मेल सर्कुलेट हो जाती है, जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई यही बात की गई थी, अब इसी बात के ऊपर एग्जीक्यूशन भी होगा, ठीक है। कंसिडरेशन यहाँ पर आ जाता है, कंसिडरेशन रेफर्स टू द समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज़ गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस और एन एक्ट। कंसिडरेशन ये होता है, सीधी सी बात है, कंसिडरेशन क्या हो गया, कुछ मिलना, ठीक है, कोई वैल्यू मिलना, कुछ भी चीज़ मिलना, एक बंदे को दूसरे बंदे से कोई भी चीज़ मिलना किसी भी प्रॉमिस की वजह से कि हाँ तू मेरा एक काम कर दे मैं तेरे को ये दे दूँगा, जो वो चीज़ दे देगा वो चीज़ उसके लिए वर्थ होनी चाहिए, उसके लिए वैल्यू रखनी चाहिए, उसको हम यहाँ पे कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीधी सी बात है, एक बंदा ऑफरर है
वो यहाँ पर उसको ऑफर देता है, आई विल गिव यू 20% ऑफ द कमीशन इफ़ यू मेक माई कार सोल्ड फॉर 5 lakhs। अगर तू 5 लाख में मेरी कार बिकवा देगा तो 20% उसका मैं कमीशन तेरे को दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है कि भैया 5 लाख में कार बिकवा के दो, ये प्रॉमिस है, ये इसने करके दे दिया। अब उसको क्या मिलेगा कंसिडरेशन में, 20% एज कमीशन उसको वो मिलेगा। वो हमारा क्या हो गया, कंसिडरेशन फॉर दी ऑफरी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशंस के लिए क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए, वॉलंटरी एक्ट ऑफ द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। देखो वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए, कोई भी दबाव वबाव नहीं होना चाहिए। उसने अगर बोला है कि हाँ ये मैं दे दूंगा तो उसके खुद से ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वॉलंटरी होना चाहिए। सेकेंड आ जाता है पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एक्ट्स ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। मतलब उसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी कोई एक्ट है उसको भी हम कंसिडरेशन के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तेरे लिए वो काम कर दिया था ना, अब तू ये कर दे। ठीक है, पहले हम उसको ऑलरेडी कंसिडरेशन दे चुके हैं, अब उसके बदले में हम काम करवा रहे हैं तो वो भी कंसिडरेशन है। या मैं ये कर दूंगा तू भी ये साथ में कर दे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट का कंसिडरेशन। तू ये कर दे मैं बाद में ये कर दूंगा, वो मेरा क्या हो गया, फ्यूचर का कंसिडरेशन। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड आता है वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि जो कंसिडरेशन है उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ या इन आइज ऑफ ऑफरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मतलब ऑफेंड मत कोई फील करना है, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मैं तेरे को उस लड़के का नंबर दे दूँगा या मैं उस लड़के का नंबर तेरे को दे दूँगा। ठीक है, अब आपके जो ऑफरी है उसकी निगाह में उस नंबर की वैल्यू है तो वो काइंड ऑफ अ कंसिडरेशन है। ठीक है, बट लीगली अप्रूव नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोला था। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर आ जाएगा रियल कंसिडरेशन। रियल कंसिडरेशन होता है कि नॉट पॉसिबल, इलीगल और अनसर्टेन। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि कोई इम्पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल सी चीज़, मतलब कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ बोल दी, ठीक है तो ये कर दे, बस चांद तारे उतार के ले आऊँगा, भाई पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, ये इलीगल सा काम है, तू ये कर दे मैं उस बंदे को मार दूंगा, इलीगल काम भी नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन भी नहीं होना चाहिए। तो तब जा कर के वो हमारा एसेंशियल बनेगा कंसिडरेशन के लिए, लीगल कंसिडरेशन बन पाएगा। ठीक है, कंसिडरेशन कैन पास फ्रॉम द प्रॉमिसी। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि जो कंसिडरेशन है ये प्रॉमिसी आगे पास कर सकता है। अगर जो पैसे मुझे मिलने थे कोई काम के, मैंने बोला मेरे को ना दे करके ये पैसे आगे पार्टनर सी को दे दो, तो मैं ये कंसिडरेशन पास कर सकती हूँ। ठीक है, अब आ जाता है इस केस पे, इसी पॉइंट के ऊपर ना एक पूरा टॉपिक आ जाता है, कंसिडरेशन कैन पास फ्रॉम प्रॉमिसी। कंसिडरेशन पास किया जा सकता है प्रॉमिसी से। अब इसी चीज़ पे आ जाता है, अब यहाँ पे देखो पार्टनर सी आ गया ना, दैट वुड बी द स्ट्रेंजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर, वो अब एक स्ट्रेंजर बन गया उसके लिए। ठीक है, अब उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी वो हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन स्यू ऑल्सो नॉन एज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब जो स्ट्रेंजर है उस कंसिडरेशन का वो भी केस कर सकता है ऑन द फेलियर ऑफ परफॉर्मिंग और गिविंग द कंसिडरेशन बाय ऑफरर। ऑफरर अगर फेल हो जाता है कंसिडरेशन देने के लिए तो उस केस में स्ट्रेंजर जो है वो कंसिडरेशन के लिए सू कर सकता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, व्हेन कंसिडरेशन कैन गेट पास ऑन टू द स्ट्रेंजर और द कंसिडरेशन सेंड बाय द स्ट्रेंजर्स रिलेटिव। अब वो कंसिडरेशन जो है वो स्ट्रेंजर के रिलेटिव के पास ही चला गया तो वो सू कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा यहाँ पे पार्टनर ए है, पार्टनर ए पार्टनर बी को बोलता है, प्रॉमिस करता है कि कहते हैं काम करने पर ही विल पे टू सी। उसने बोला मैं सी को दे दूँगा पैसे। ठीक है, ये पूरी बात हुई। अब क्या हुआ, सी उसके लिए, क्योंकि पैसे सी को मिलने वाले हैं, सी को अगर पैसे नहीं मिलते तो सी केस कर सकता है ए के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेनिफिट आ गई है। अब अगर उसकी बेनिफिट आ गई है तो वो केस कर सकता है सी के ऊपर। ठीक है, बट वो केस कब नहीं कर सकता वो भी समझते हैं। ठीक है, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अब वो ना कहते हैं कर नहीं सकता कहते हैं केस, क्यों, और उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन था, उसमें कंसिडरेशन मिल रहा था इसलिए यहाँ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फिर से प्रॉमिस हुआ, बट बी ने बोला भाई जो तुम मेरे को अमाउंट दे रहे हो ना वो सी को दे देना, क्योंकि मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ, उसका बर्थडे था।
ठीक है जी, उसमें वाला दे दूंगा। अब सी नहीं दे सकता भैया, सी अब यहाँ पे केस नहीं कर सकता, उसको तो गिफ्ट मिल रहा है, उसको कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है। वो बी से लड़ाई कर सकता है, हाँ तूने मैं गिफ्ट नहीं दिया, ये रोना पा सकता है वो, बट वो केस नहीं कर सकता। समझ आ गई? तो अब शायद आपको इन दोनों ही केस समझ आ गए होंगे। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें वो केस कर सकता है क्योंकि उसमें उसका बेनिफिट हार्म हो रहा है, और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो केस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर उसका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। आगे बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है वेरीज अपॉन द टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, असाइनमेंट एंड एजेंसी रिलेशनशिप। ये जो चीज़ें हैं ये वेरी हो जाती है एट द टाइम ऑफ जजमेंट। ये कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स कोई डिफर हो, ट्रस्ट डिफरेंट हो, असाइनमेंट्स ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप्स हो, ये सब चीज़ों के बेसिस पे ये हो जाता है। ठीक है, डिफर भी हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाता है एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ नॉन कंसिडरेशन नॉन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये है एक्सेप्शंस होते हैं भैया। अभी तक मैंने बोला कि कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए, ठीक है, भले ही किसी लड़के का नंबर या लड़के का नंबर हो या कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए, पैसे वगैरह कुछ हो। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शंस आ गया है कि भैया कुछ ना मिलो तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो कॉन्ट्रैक्ट तो तब भी हो सकता है। मतलब पैसा नहीं तो काम नहीं वाला केस के भी एक्सेप्शंस हैं कि मतलब पैसा नहीं बट काम तो होगा। कौन से केस होंगे? अरे भाई जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आ गया एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहाँ पे प्यार की बात हुई है, कोई अफेक्शन हुई है, चलो ठीक है भाई उससे प्यार है, उसके लिए काम कर दिया बिना कोई परेशानी के। ठीक है, कंपेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, काम पहले से ही हो चुका था, ठीक है, अच्छा उसने मेरे को उस दिन फलाना खिलाया था, आज चल इसके लिए पैसे मैं पे कर दूंगा, वो चीज़ जो हो गई पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए हो गई। ठीक है, अग्रीमेंट टू टाइम बेड डेट लैब्स, अभी क्या था ये वाला एक जो है ना आ सकता है। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हमसे हमारे जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, हम डेटर्स को टाइमली उनसे पेमेंट के लिए मतलब पेमेंट जो है रिकॉल करवानी पड़ती है कि पेमेंट आ जाए, मतलब उनको डेली बेसिस पे रिमाइंडर देना होता है। ठीक है, 3 साल बाद, ये कुछ टाइम पीरियड बाद अगर नहीं दिया जाता और तब तक मतलब उसने पैसे मंगवाए ही नहीं होते क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर जो है वो लायबल मैं यहाँ पे गलत बोल गई, मतलब हमारे जो डेटर्स हैं, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे स्टेट करती हूँ कि एग्रीमेंट टू टाइम बेरेड डेट होता है लैप्स ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम टू डिमांड द मनी फ्रॉम द डेटर। मेरे जो भी उधार वाले बंदे हैं जिनसे मेरे को उधार लेना है, डेटर्स हैं मेरे, तो मुझे टाइमली उनसे पैसे मंगवाने होंगे, मुझे पेमेंट्स उनसे डिमांड करनी पड़ेगी। अगर मैं विद इन दैट टाइम पीरियड, जो कि 3 साल का होता है और कभी कभार हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, मैं उनसे पैसे नहीं मंगवाती हूँ, तो एक तरीके से वो लायबल नहीं होते हैं मुझे पैसे देने के लिए। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो लायबल नहीं होते हैं, वो मेरे एक तरीके से अगर वो मेरे को पैसे नहीं देंगे तो उनके ऊपर कोई कलह कलेश या उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने उनसे पैसे मांगी नहीं। ठीक है, ये मेरी गलती है। तो अब क्या होता है, मैंने भैया पैसे मांगे नहीं, बट वो बंदा था भला मानुष, उसने टाइम पीरियड ख़त्म होने के बावजूद मेरे को या तो पैसे दे दूँगा ऐसा प्रॉमिस फिर से कर दिया, या मेरे को पैसे वापसी दे दिए। अब वो जो चीज़ है वो किस में कंसिडर होएगी? एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नॉन कंसिडरेशन एंड नॉन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, वो मुझे पैसे दे रहा है, बट अब मैं तो उसके कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या हो गया? नॉन कंसिडरेशन नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाला यहाँ पे जो चीज़ है उसका एक्सेप्शन हो गया ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? भला मानुष वाला सीन समझ आ गया ना, कि भैया मतलब यहाँ पे मेरे जो डुअल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए थी ना, डुअल ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मेरे को तो पैसे अगर नहीं भी मिलते मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट वो खुद ही आके देख के चला गया मेरे को पैसे। ठीक है, 4th हमारा होता है कंप्लीटेड गिफ्ट, कि अगर गिफ्ट दिए तो गिफ्ट में थोड़ी ना कुछ कंसिडरेशन लोगे कि नहीं भैया पैसे जो गिफ्ट दिए ना वो 4000 का है, वो 4000 मेरे को जीपे कर दे, ऐसा थोड़ा ना चलेगा, तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी मतलब एजेंट है वो काम करके देगा और उसके बदले में उसको रिम्यूनरेशन मिलेगा, बट जो काम करके देगा उसके लिए सब कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल की होगी। ठीक है, बट यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होगी, बट एजेंट उसका कुछ भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी एक साइड ही काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी कंसिडरेशन नहीं है, सो प्रिंसिपल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट परफॉर्म्ड बाय द एजेंट। ठीक है,
अब वो एजेंट उसके बदले में पैसे नहीं दे रहा कि भाई साहब आप रिस्पॉन्सिबल हो, हर कोई आपकी गर्दन पकड़ने आ जाते हैं, कोई भी मैं गलत काम करता हूँ तो आप मेरे से ये पैसे काट लो, वो कुछ नहीं दे रहा भैया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको भुगतना पड़ रहा, तो वो अकेले ही भुगत रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन हो गया। समझ आ गया। 6th आ जाता है चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है, हमने किसी को चैरिटी के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, बट हम उससे बदले में कुछ डिमांड करते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, नहीं होती है, तो वो भी हमारा नो कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रीब्यूशन नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन का एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ड्यूटीज़ हमारी हो जाती है, यहाँ पर आ जाता है कैपेसिटीज़ ऑफ ड्यूटीज़ किस किस में होती है। देखो माइनर है, माइनर के अंदर तो नहीं होती है, ठीक है। कैपेसिटीज़